अबू बकर अल बगदादी कई सालों तक आईएसआईएस के संस्थापक अबू बकर अल बगदादी गिरफ्तारी के डर में जीते रहे। उनके करीबी लोगों ने बताया कि वह लगभग हमेशा अपने पास एक सुसाइड वेस्ट रखते थे और कभी-कभी उसे पहनकर ही सो जाते थे। वह सिर्फ रात में सफर करते थे, भेष बदलते थे और अपने साथ बहुत छोटे और वफादार पहरेदारों का एक दल रखते थे। वे लोग फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे ताकि उनका पता न लगाया जा सके। बगदादी अक्सर सीरिया और इराक के रेगिस्तानों में छिपे रहते थे और पहचान से बचने के लिए चरवाहे का भेष धरकर गुप्त रूप से सीमाएं पार करते थे। लेकिन 2019 के अंत तक उनकी ताकत पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। उनके ज्यादातर करीबी साथी मारे जा चुके थे और खुफिया एजेंसियों ने पता लगा लिया था कि वह उत्तर पश्चिमी सीरिया में छिपे हुए हैं। एक छापेमारी की योजना बनाई गई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अमेरिकी इकाइयों को रूस और तुर्की के नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र से गुजरना था। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब तीनों ने सहयोग किया। रात के समय हेलीकॉप्टरों में अमेरिकी विशेष बलों को एक छोटे से ठिकाने की ओर भेजा गया। वे उतरे और हमला शुरू हुआ। अंदर बगदादी भागने की कोशिश में सुरंग में घुस गया, लेकिन उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब सैन्य कुत्ते उसके पीछे पहुंचे तो यह समझते हुए कि वह फंस गया है और पकड़ से कुछ ही सेकंड दूर है, उसने अपनी सुसाइड वेस्ट उड़ा दी। धमाके में वह मारा गया और दुर्भाग्यवश उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। अब्बू निदाल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक फिलिस्तीनी उग्रवादियों में से एक था, उसकी मौत सबसे विवादास्पद और रहस्यमय घटनाओं में से एक रही। वह 2002 की गर्मियों में बगदाद में चुपचाप रह रहा था। उसका नेटवर्क पूरे मध्य पूर्व और यूरोप में हत्याएं, अपहरण और बम धमाके कर चुका था। लेकिन तब तक उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वह बस सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में छिपा हुआ था। अगस्त 2002 में इराकी खुफिया अधिकारी उसे लेने उसके अपार्टमेंट पर पहुंचे। आगे क्या हुआ, इस पर आज तक मतभेद हैं। इराकी सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार जब अधिकारी पहुंचे तो अब्बू निदाल ने कपड़े बदलने के लिए कुछ पल मांगे। फिर वह अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज आई। अधिकारियों ने पत्रकारों को उसके शव की तस्वीरें और एक मेडिकल रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था कि वह लगभग 8 घंटे बाद अस्पताल में मरा। हालांकि अन्य रिपोर्टें तुरंत सामने आईं। एक फिलिस्तीनी अखबार ने लिखा कि उसे कई गोलियां मारी गई थीं। फिलिस्तीनी सूत्रों का मानना था कि वास्तव में सद्दाम हुसैन ने उसकी हत्या का आदेश दिया था। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। एक पत्रिका ने एक और संस्करण पेश किया। उसके मुताबिक इराकी खुफिया एजेंसियों ने अब्बू निदाल के घर पर छापा मारा क्योंकि उन्हें वहां कुछ गुप्त दस्तावेज मिले थे जो अमेरिका के संभावित हमले से जुड़े थे। उस दौरान उसके लोगों और इराकी अधिकारियों में झड़प हुई और अफरा तफरी में अब्बू निदाल मारा गया। संभव है कि सद्दाम ने उसे अमेरिकी हमले से पहले ही खत्म कर देना चाहा हो, क्योंकि उसे डर था कि निदाल उसके खिलाफ जा सकता है। वर्षों बाद एक और रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि इराकी अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि वह कुवैत और मिस्र के लिए जासूसी कर रहा है और परोक्ष रूप से अमेरिका के लिए भी। इस रिपोर्ट के अनुसार कुवैत ने उससे कहा था कि वह इराक और अल कायदा के बीच किसी भी तरह के संबंधों की जांच करे। अयमान अल जवाहिरी 2 दशक से भी अधिक समय तक अयमान अल जवाहिरी दुनिया के सबसे वांछित आतंकियों में से एक रहा। वह 11 सितंबर के हमलों के दौरान ओसामा बिन लादेन का डिप्टी था और 2011 में बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा का नेता बना। कई बार खबरें आईं कि वह पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हवाई हमलों में मारा गया है, लेकिन हर बार वह नए वीडियो में दिखाई देता रहा, जिससे उसकी तलाश जारी रही। हालांकि 2022 की शुरुआत तक यह सब रुक गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके में एक घर में रह रहा था, जो शहर के सबसे अमीर इलाकों में से एक है। महीनों तक अमेरिकी एजेंसियां उसकी दिनचर्या पर नजर रखती रहीं और उन्होंने देखा कि वह अक्सर बालकनी पर आता था। यह जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंचाई गई, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हफ्तों तक विचार विमर्श करने के बाद
आखिरकार कार्रवाई की अनुमति दी। यह फैसला बेहद नाजुक था, क्योंकि एक भीड़-भाड़ वाले शहर में नागरिकों की मौत का खतरा बहुत ज्यादा था। चुना गया हथियार भी असामान्य था, R9X हेलफायर मिसाइल, जिसे फ्लाइंग जिन्सू, उड़ती हुई जिन्सू के नाम से जाना जाता है। साधारण मिसाइलों के विपरीत यह विस्फोट नहीं करती। इसके बजाय यह सीधे टकराकर अपने लक्ष्य को मारती है और तेज धातु के ब्लेड छोड़ती है, जो निशाने को चीर देते हैं, लेकिन इमारत को नष्ट नहीं करते और न ही आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। 31 जुलाई 2022 की सुबह सूर्योदय के समय एक CIA ड्रोन ने बालकनी पर 2 ऐसी मिसाइलें दागीं जब अयमान अल जवाहिरी, जो उस समय 71 वर्ष के थे, बाहर खड़े थे। मिसाइलें सटीकता से लगीं, उन्हें तुरंत मार डाला गया, लेकिन घर में किसी और को जरा सी भी चोट नहीं पहुंची। उनकी मौत ने इतिहास की सबसे लंबी मैनहंट, खोज अभियान में से एक को खत्म कर दिया। अगले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, न्याय किया गया है, यह आतंकवादी नेता अब नहीं रहा। अमेरिका के लिए यह ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता थी। अबू मुसाब अल-जरकावी सालों तक अबू मुसाब अल-जरकावी दुनिया के सबसे भयभीत आतंकवादियों में से एक था। वह एक जॉर्डन का उग्रवादी था जो बंदियों को खुद मारने और आत्मघाती बम हमले करवाने के लिए जाना जाता था, जिनसे बाजार, मस्जिदें और यहां तक कि दूतावास भी तबाह हो गए। अमेरिकी अधिकारियों ने उसे हजारों मौतों का जिम्मेदार ठहराया और उसके सिर पर $25 मिलियन, $2.5 करोड़ का इनाम रखा, जिससे वह दुनिया के सबसे वांछित व्यक्तियों में से एक बन गया। यहां तक कि अल-कायदा के कुछ नेताओं ने भी उसके शिया मुसलमानों को मारने के जुनून से तंग आकर कहा कि इससे उनका मकसद कमजोर हो रहा है। महीनों तक चली तलाश के बाद उसकी नेटवर्क के एक पकड़े गए सदस्य ने जॉर्डन की खुफिया एजेंसी को अहम सुराग दी। उन्होंने यह जानकारी अमेरिका को दी, जिसने इराक के बाखूबा के पास एक सुरक्षित घर पर नजर रखनी शुरू की। जब झरकावी अंततः उस घर में दाखिल हुआ तो हमला करने का आदेश दिया गया। 2 US एयरफोर्स F-16 जेट्स ने गांव के ऊपर उड़ान भरी और उस घर पर 2 500 पाउंड की गाइडेड बम गिराए। विस्फोटों ने पूरे मकान को उड़ा दिया और अंदर मौजूद ज्यादातर लोग तुरंत मारे गए। लेकिन झरकावी तुरंत नहीं मरा। जब अमेरिकी और इराकी सैनिक मलबे में खोजबीन कर रहे थे, उन्होंने उसे जिंदा पाया, बुरी तरह घायल, लेकिन अभी भी होश में। गवाहों ने बताया कि उसने हिलने की कोशिश की, यहां तक कि स्ट्रेचर से उठने की भी कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। कुछ ही मिनटों बाद वह मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी छाती में बड़ा घाव और फेफड़ों में गंभीर विस्फोटक क्षति पाई गई। डॉक्टरों का मानना था कि उसकी मौत में लगभग 1 घंटा लगा, यानी एक लंबी और दर्दनाक मौत। उसकी थोड़ी देर की जीवित रहने की खबर ने अफवाहें फैला दी। एक इराकी गवाह ने दावा किया कि अमेरिकी सैनिकों ने उसे मरते समय पीटा, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे नकार दिया और कहा कि मेडिक्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अनवर अल-अवलाकी, जो अमेरिका में पैदा हुआ था और बाद में यमन चला गया, अल-कायदा का एक सबसे ताकतवर नेता बना। उसे खासतौर पर खतरनाक इसलिए माना गया क्योंकि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था और इंटरनेट को बखूबी समझता था, जिससे वह पश्चिमी देशों के लोगों तक प्रचार, प्रोपेगेंडा पहुंचाने में ओसामा बिन लादेन से भी आगे निकल गया। वह कई बड़े आतंकवादी हमलों से जुड़ा था और 2010 तक उसका नाम आधिकारिक रूप से CIA की किल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। यह एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसला था, क्योंकि इससे वह पहला अमेरिकी नागरिक बन गया जिसे टारगेटेड किलिंग, निशाने पर लेकर हत्या के लिए मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे व्यक्तिगत रूप से मंजूर किया। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि किसी अमेरिकी को बिना मुकदमे के मारना अवैध है। कई वर्षों की तलाश के बाद अंततः उसे ढूंढ निकाला गया और उसे मारने के लिए एक ड्रोन हमला किया गया। वह एक कार में था और ड्रोन ने फायर किया, जिससे कार में मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन अल-अवलाकी खुद बच गया। उन्होंने यमन में हवाई हमलों के जरिए भी उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह उनमें भी बच निकला। फिर
30 सितंबर 2011 की सुबह उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। गवाहों ने बताया कि वह और उसका समूह नाश्ता करने के लिए रुके थे और कुछ ही देर बाद एक अमेरिकी ड्रोन ने उनके काफिले को देख लिया। उनमें से एक कार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलफायर मिसाइलें वाहन पर आ गिरीं और अल की मौके पर ही मारा गया। 2 हफ्ते बाद एक और अमेरिकी ड्रोन हमले में उसका 16 वर्षीय बेटा अब्दुल रहमान मारा गया, जो अपने पिता को खोजने के लिए यमन आया था। वेलुपिल्लई प्रभाकरण तमिल टाइगर्स LTT के संस्थापक ने कभी उत्तरी श्रीलंका के विशाल इलाकों पर नियंत्रण रखा था। 25 साल से भी ज्यादा समय तक उसने एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध लड़ा। उसकी अगुवाई में टाइगर्स ने आत्मघाती हमलों का इस्तेमाल शुरू किया, प्रधानमंत्रियों की हत्या की और सरकारी बलों से एशिया के सबसे लंबे विद्रोहों में से एक में लड़ाई की। मई 2009 तक श्रीलंकाई सेना ने उसे और उसके आखिरी लड़ाकों को नांडी कालू झील के किनारों पर घेर लिया था। प्रभाकरण ने आदेश दिया था कि अगर वह मारा जाए तो उसका शरीर जला दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए, ताकि दुश्मन उसे ट्रॉफी के रूप में न ले सके। 19 मई की सुबह श्रीलंकाई सैनिक दलदली झाड़ियों के बीच से आगे बढ़े। करीब 2 घंटे तक प्रभाकरण और उसके लगभग 30 अंगरक्षकों के साथ भीषण लड़ाई चली। अंत में सब मारे गए। उनमें एक व्यक्ति था जिसके गले में 001 अंकित डॉग टैग था। उसके पास 2 पिस्तौलें, दूरबीन लगी राइफल, सैटेलाइट फोन और मधुमेह की दवा थी। सेना के एक कर्नल ने पुष्टि की कि वही वेलुपिल्लई प्रभाकरण था। उसका शव राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाया गया और आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया कि वह लड़ाई के दौरान छर्रों से मारा गया। लेकिन जल्द ही उसकी मौत के असली कारण पर विवाद शुरू हो गया। कुछ गवाहों का कहना था कि उसे जिंदा पकड़कर नजदीक से गोली मारी गई, क्योंकि उसके सिर पर गोली के निशान दिखाई दे रहे थे, जबकि अन्य लोगों ने दावा किया कि उसने आत्महत्या कर ली ताकि दुश्मन के हाथों जिंदा न पकड़ा जाए, जैसा उसने पहले वादा किया था। उसके परिवार के साथ क्या हुआ, इस पर भी विवाद था। रिपोर्टों के मुताबिक उसकी पत्नी और बेटी के शव युद्ध क्षेत्र के पास पाए गए, हालांकि सेना ने इसे नकार दिया। उसका 12 वर्षीय बेटा बालचंद्रन को एक बंकर में जीवित और हिरासत में बैठे हुए फोटो में देखा गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद वह भी मृत पाया गया। इसने हत्या और युद्ध अपराधों के आरोपों को और बढ़ा दिया। अब्बास अल मुसावी 1992 की शुरुआत तक अब्बास अल मुसावी हिजबुल्लाह के महासचिव थे। वह अपहरणों और हत्याओं से जुड़े थे, जिनमें अमेरिकी मरीन और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी विलियम आर हिगिंस का अपहरण और इजरायली सैनिकों का गायब होना शामिल था। मूल रूप से इजरायली खुफिया एजेंसी ने नाइट टाइम नामक एक ऑपरेशन की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य अल मुसावी को अगवा कर लेना और बाद में उसे कैदी अदला बदली में इस्तेमाल करना था। लेकिन जिस दिन यह ऑपरेशन होना था, उस दिन उसके आसपास भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिससे अपहरण असंभव हो गया। इजराइल के सैन्य खुफिया प्रमुख ने तब सुझाव दिया कि उसे मार गिराया जाए। उस समय के चीफ ऑफ स्टाफ एहूद बराक ने रक्षा मंत्री मोशे अरेंस पर हमले की मंजूरी देने का दबाव डाला, कहते हुए कि इजराइल को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अरेंस ने हिचकिचाते हुए अंततः आदेश दे दिया और मिसाइलें दागने की अनुमति दी गई। 16 फरवरी 1992 की दोपहर अल मुसावी दक्षिणी लेबनान में 3 कारों के काफिले में यात्रा कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी, उसका 5 वर्षीय बेटा और अंगरक्षक थे। इजरायली सीमा के पास 2 अपाचे हेलीकॉप्टर इंतजार में थे, हालांकि पायलटों को यह नहीं बताया गया था कि निशाना कौन है। जैसे ही काफिला दिखाई दिया, अपाचियों ने हमला किया। हेलफायर मिसाइलें कारों पर आ गिरीं, उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया और सड़क पर आग और मलबा फैला दिया। हिजबुल्लाह के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि अल मुसावी और उसका परिवार कार के अंदर ही जलकर मर गए। घटनास्थल से मिली रिपोर्टों के अनुसार जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मशीन गनों से भून दिया गया। काफिले में कम से कम 10 अन्य लोग घायल हुए। निजी तौर पर कुछ अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अल मुसावी को हटाने से हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होगा, क्योंकि संगठन
किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। उन्हें डर था कि उसका उत्तराधिकारी शायद उससे भी ज्यादा कट्टरपंथी हो। अल मुसावी की मौत के जवाब में इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन ने ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर बमबारी की, जिसमें 29 नागरिक मारे गए। 2 साल बाद इस समूह ने उसी शहर में AMIA बम धमाका भी किया, जिसमें 85 और लोग मारे गए। फिर अल मुसावी की मौत की कुछ बरसियों पर हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेनाओं पर घात लगाकर हमले किए। अब्दुल मलिक द्रुकदिल अल-कायदा के सबसे पुराने जीवित कमांडरों में से एक था और वही व्यक्ति था जिसने अल-कायदा इन द इस्लामिक मगरेब AQIM को एक ताकतवर क्षेत्रीय शाखा के रूप में खड़ा किया। उसके नेतृत्व में AQIM ने उत्तरी अफ्रीका में आत्मघाती बम धमाकों की शुरुआत की और फिरौती के लिए अपहरण की मुहिम चलाई, जिससे उन्हें कई करोड़ डॉलर मिले। उसके समूह ने 2007 में अल्जीरिया के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर बम हमला किया, माली के होटलों पर हमला किया और अपनी गतिविधियां मॉरिटानिया, नाइजर, लीबिया और ट्यूनीशिया तक फैला दी। कई सालों तक वह गिरफ्तारी से बचता रहा। वह अल्जीरिया के पहाड़ों में छिपा रहा और उस पर कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वह बच निकला। लेकिन 2010 के दशक के अंत तक उसका प्रभाव घटने लगा था। अल्जीरिया में AQIM का गढ़ कमजोर हो गया था। नए ISIS से जुड़े समूह उभर रहे थे और कई सक्रिय जिहादी धड़े अब उसके आदेश नहीं मानते थे। फ्रांसीसी विशेष बल फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस महीनों से उसकी तलाश में थे। 3 जून 2020 को उन्होंने आखिरकार कार्रवाई की। द्रुकदिल और 5 अन्य आदमी एक सफेद SUV में थे। वे चट्टानों के एक समूह के पास रुके और नदी किनारे एक अस्थायी शिविर बना लिया। फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिकी खुफिया सहायता से उन पर घेरा डाल दिया। शुरुआत में जिहादी भागने की कोशिश करने लगे, अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और चट्टानों के पीछे छिप गए। फिर उन्होंने फ्रांसीसी बलों पर जवाबी हमला किया। एक एक करके AQIM के लड़ाके मारे गए और फिर एक गोली द्रुकदिल को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। SUV का चालक समर्पण कर गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। कार्लोस कास्तानो गिल की मुश्किलें किशोरावस्था में ही शुरू हो गईं, जब गुरिल्लाओं ने उसके पिता की हत्या कर दी। बदला लेने के लिए वह लड़ाई में शामिल हुआ और अंततः ऑटो डिफेंसेस यूनिडास द कोलंबिया AUC का सह संस्थापक बना, जो कोलंबिया का सबसे शक्तिशाली पैरामिलिट्री संगठन था। उसकी कमान में समूह ने हत्याकांड किए, कोकीन की तस्करी की और राजन